डायन। ये कहानी है मंगलापुर, जहाँ पर स्नेहा नाम की एक लड़की रहा करती थी अपने माता पिता के साथ। स्नेहा एक गरीब परिवार से थी। स्नेहा का पिता एक शराबी था। वो दिन भर जंगल में पी पी के पड़ा रहता था। उसे ना ही अपने पत्नी और ना ही अपने बेटी की जरा भी परवाह थी। स्नेहा अपने पिता को बहुत समझाती, लेकिन उसका पिता नहीं मानता था और हमेशा की तरह चला जाता था जंगल में दारू पीने के लिए। वो और उसकी माँ बहुत परेशान थी धीरज से। माँ, ये सब कब तक चलेगा? बाबा कब सुधरेंगे? हाँ बेटी, मुझे भी यही चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अब तो तेरी शादी की भी उम्र हो गई है। अब तो भगवान ही जाने इस आदमी का क्या होगा। दोनों माँ बेटी बहुत उदास मन से एक दूसरे की तरफ देखकर बात कर रहे होते हैं कि इतने में ही पड़ोसन रीमा आ जाती है। और बताओ निर्मला, क्या हाल है? हमारा क्या हाल रहेगा बहन जी, हमारे यहाँ न खुशी है न गम। कैसे भी जिंदगी गुजर रही है। जा बेटी अंदर से पानी लेकर आओ मौसी के लिए। नहीं नहीं बिटिया, मत लाओ पानी, मैं तो एक खुशखबरी सुनाने आई थी आप लोगों को। दरअसल बात ये है कि मैं कल अपने देवरानी के घर दर्शन करने के लिए गई थी, बाजू के गांव में। वहीं पर मेरी देवरानी ने एक रिश्ता बताया है मुझे। अच्छा बहन जी, तो क्या आपने रिश्ते के लिए स्नेहा का नाम बताया है? रीमा हंसते हुए बोलती है। जी हाँ, जैसे उन्होंने रिश्ते की बात की वैसे ही मेरे सामने स्नेहा का नाम और चेहरा आ गया। इसीलिए मैंने सोचा कि स्नेहा बिटिया की भी अब शादी की उम्र हो गई है और मैंने कह दिया कि मेरे नजर में एक लड़की है। ये आपने बहुत अच्छा किया बहन जी, मुझे स्नेहा के लिए रिश्ते की ही तलाश थी। आपने मेरा काम आसान कर दिया। मगर 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 क्या निर्मला बहन? बहन जी, आप तो जानती ही हो हमारे घर के हालातों को। अगर आपने रिश्ता देखा है तो जरूर अमीर ही घराने का रिश्ता होगा और हम ठहरे गरीब, जिसे 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए तो खुश नसीबी की बात होती है। हम दहेज कहाँ से देंगे? अरे अरे बहन, आपसे दहेज किसने मांगा है? कैसी बात कर रही हो बहन? जाहिर सी बात है, अमीर रिश्ता है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। बहन जी मेरी बात तो सुन लो पहले। लड़के वालों को सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं, इसीलिए तो मैंने इस रिश्ते के लिए झट से हाँ कर दिया। आप सच बोल रही हो रीमा बहन? भला इस जमाने में ऐसा कहाँ होता है कि कोई दहेज ना ले। ऐसी ही बात है बहन, लड़के अमीर के साथ साथ दिली अमीर भी हैं। अब बस एक बार हमारी बिटिया को पसंद कर ले लड़के वाले और फिर हमारी बिटिया तो रानियों की तरह ऐश करेगी ऐश। भगवान करे आपकी बात सच हो जाए। कुछ दिन बीतने के बाद लड़के वाले स्नेहा के घर आते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। माफ करना, आप लोगों को जमीन पर बैठना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूं, हमारे घर में आप लोगों की तरह सोफा नहीं है। निर्मला जी, जिसके पास स्नेहा बिटिया जैसी बेटी है उसके घर की शान तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। उस घर को किसी और चीज की क्या जरूरत है। दोनों समधन एक दूसरे से बात करते हैं और वहीं पर खड़ा हुआ लड़का, जिसका नाम विशाल था, वो भी स्नेहा को झुकी झुकी नजरों से देख रहा था और हल्की सी मुस्कान में मुस्कुरा रहा था। बहुत वक्त बात करने के बाद विशाल यानी लड़के वाले रिश्ता पक्का कर चले जाते हैं। कुछ दिन सबका मिलना जुलना चलता रहता है। बहुत जल्द शादी का वक्त भी आ जाता है। दोनों की शादी खूब धूमधाम से हो जाती है। स्नेहा अपने ससुराल आ जाती है। स्नेहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। विशाल जी, आप भी मुझे बहुत पसंद हो। सुबह हो जाती है। अगले ही दिन स्नेहा की सास यानी के ललिता माता जी की पूजा करती है। जय हो। हे माँ, मेरी आपसे बस इतनी ही विनती है कि मेरे बेटे विशाल की जिंदगी से सारी परेशानी दूर हो जाए। उस चुड़ैल ने जो शराब दी थी मेरे बेटे को, वो कभी न पूरा हो पाए। इतने में ही स्नेहा चाय लेकर आ जाती है। माँ जी, आपकी चाय। हाँ हाँ, ला बेटी, भगवान हमेशा तुझे सलामत रखे, कभी कोई भी आंच ना आए तुम दोनों पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी।
दिन भर स्नेहा घर का सारा काम करती है और रात होते ही अपने कमरे में चली जाती है। विशाल और स्नेहा लेट जाते हैं। इतने में ही विशाल की माँ आ जाती है। बेटा विशाल, जरा बाहर आना तो। हाँ माँ, बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? बेटा, अगर तुमको रात को कोई भी दिक्कत हुई तो सीधे मेरे कमरे में आ जाना, बिना वक्त जाए किए। क्यों माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? आज से पहले आपने ऐसा कभी नहीं कहा। अरे कितना सवाल करते हो तुम, जा सो जा अब। विशाल और स्नेहा सो जाते हैं। आधी रात जब हो जाती है तब विशाल के घर से एक डायन निकलती है। डायन वहाँ पर खड़े हुए एक नौजवान के पास जाती है। बहुत सालों के बाद इंसान मेरी नजरों के सामने आया है। आजा मेरा भोजन बन जा। नहीं, मुझे जाने दो। ये डायन यहाँ कैसे आ गई? कोई मुझे बचाओ। डायन उस नौजवान को जान से मार डालती है। उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देती है। उस नौजवान का जिस्म वहीं तड़पता रहता है। मजा आ गया ताजा ताजा खून पीने में। अब मैं पूरे गांव वालों को खत्म कर दूंगी। सुबह होते ही सब उस नौजवान की लाश को देखते हैं। सब बहुत हैरान हो जाते हैं। सबको लगता है कि उस नौजवान की मौत किसी जानवर ने किया है, इसीलिए वो ज्यादा गौर नहीं करते हैं। इसी तरह दूसरी रात को फिर से विशाल के घर से एक डायन निकलती है और हंसने लगती है। डायन हूँ मैं, डायन। कल मांस और खून पीकर मजा ही आ गया। मुझे रोज रोज मांस और ताजा खून मिल जाए तो मेरा बल्ले बल्ले हो जाएगा। डायन शिकार की तलाश में रहती है और डायन को शिकार मिल भी जाता है। डायन एक और नौजवान को बड़ी बेरहमी से मार खाती है। अगले ही दिन सुबह गांव वाले ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि जिस तरह से कल मौत हुई थी उस शख्स की, उसी तरह से आज फिर एक और मौत हुई है। अरे भाई, ये माजरा क्या है? आए दिन किसी न किसी की जान जा रही है और अब तक जितने भी जान गए हैं सबके सिर और धड़ अलग अलग ही मिले हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये मुझे जानवर नहीं, एक सोची समझी प्लानिंग लग रही है। वहीं से निर्मला गुजर रही होती है कि निर्मला दोनों की बात सुन लेती है और एकदम से हड़बड़ा जाती है। हे माँ, अब बस मैं नहीं देख सकती हूँ और निर्दोषों की जान जाते हुए। अपने बेटे के प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने कई निर्दोषों की जान ले ली। निर्मला की सारी बातें विशाल सुन लेता है। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? आपने किसकी जान ली है? बेटा, रात होने वाली है, तू चल मेरे साथ। कहाँ चलूँ माँ? सवाल मत कर और जैसा कहती हूँ वैसा कर, इससे पहले कि किसी और की जान चली जाए। विशाल को निर्मला स्नेहा के कमरे में लेकर आती है और स्नेहा के आगे एक लकीर खींच देती है। माँ, आप ये क्या कर रही हो? बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बेटा, मैं तुझे ये बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब बताऊंगी, क्योंकि मुझसे अब नहीं देखा जाता बेकसूरों की मौत होते हुए। बेटा, जब तू छोटा था तब तूने एक साधु की तपस्या का मजाक बनाया था, उसे भंग करके। तब उस साधु ने तुझे शराप दिया था कि जब तू शादी करेगा तो तेरी पत्नी एक डायन बन जाएगी और सबका विनाश करेगी। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं शादी ही नहीं करता। माँ, आपके इस राज की वजह से ना जाने कितनों की जान चली गई है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं खुद गर्ज हो गई थी। माँ, आपने ये जो लकीर खींची है वो क्यों खींची है? बेटा, कुछ वक्त तक इस लकीर की वजह से वो डायन उस रूम में बनी रहेगी। माँ, मैं एक बाबा को जानता हूँ, आप स्नेहा के साथ रहो, मैं अभी आता हूँ। विशाल अपने साथ एक साधु को लेकर आता है। जब तक विशाल साधु को लेकर आता है तब तक स्नेहा एक डायन का रूप ले चुकी होती है।
जा अपनी पत्नी को लेकर आ। बाबा, अब वो एक डायन का रूप ले चुकी है, मैं नहीं ला सकता हूँ उसे। हे डायन, आ मेरे पास आ, तुझे तेरी मौत बुला रही है। बाबा के ऐसा कहते ही डायन घसीटती हुई बाबा के पास पहुंच आती है। तेरी इतनी हिम्मत के तूने मुझे घसीटा, तेरा तो मैं खून पी लूंगी, एक टुकड़ा नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे क्या छोड़ेगी, पहले मुझसे तो बच। बाबा कुछ मंत्र का जाप करते हैं और अपने मंत्र के जरिए उसे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। देखते ही देखते डायन गिरकर राख हो जाती है और स्नेहा का जिस्म छोड़कर चली जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब।